अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विद रेफरेंस टू ग्वादर पोर्ट। बेसिकली इसका इस टॉपिक का मकसद ये था कि अगर डेवलपमेंट हो जाती है INSTC की तो ग्वादर का फ्यूचर क्या होगा, और अगर ये डेवलप हो जाता है तो BRI कहाँ पे रिलाई करेगा, और फिर चाबहार की जो इम्पोर्टेंस है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, क्या वो ग्वादर पोर्ट की इम्पोर्टेंस को कम तो नहीं कर देगी। इंडिया, ईरान और रशिया बेसिकली इन्होंने इनिशिएटिव लिया क्यों इसको बनाने के लिए। उसके अलावा उनका ट्रेड के अलावा इनका उसका मोटिव क्या था कि हमारा एक तो ट्रेड है, ठीक है, उसके अलावा मोटिव क्या हो सकता है कि इस कॉरिडोर को, इस रूट को बनाया जाए। आज की प्रेजेंटेशन में आज हम इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली ये रूट गुजरता कहाँ कहाँ से। सबसे पहले इंडिया, यहाँ से ये रूट होता हुआ ये यहाँ पे चाबहार है, ईरान, और फिर ये रशिया में चला जाता है। जितने भी ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, 2012 के एग्रीमेंट के बाद ये सारी स्टेट्स भी इसका पार्ट बन चुकी हैं। इसके अलावा इन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अलावा इसमें काज़किस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, बेलारूस, इसके अलावा ये टर्की भी इसमें शामिल हो चुका है। उसके अलावा ओमान है, सीरिया है, ये सारे कंट्रीज भी इस अलायंस का, इस कॉरिडोर का पार्ट बन चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये कॉरिडोर जो है ये गुजरता कहाँ कहाँ से है। ये रूट यहाँ से ये कॉरिडोर यहाँ से होता हुआ जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोप में एंटर होता है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, और फिर ये मेडिटेरेनियन सी को भी इसने कवर किया हुआ। उसके अलावा फिर ब्लैक सी है ये, और फिर कैरिबियन सी। ये तीनों जो सीज हैं ये भी स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं कि रशिया जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है। यूक्रेन को उसने जब अनेक्स किया, उसके बाद उसको अनेक्स करने की वजह क्या थी, वो भी एक एनर्जी का मोटिव था उसको, कि एनर्जी, क्योंकि उसने एनर्जी को एक्सपोर्ट करना है दूसरे कंट्रीज में, तो उसको एक रूट चाहिए, और रूट उसको यहाँ पे मिलता है ब्लैक सी, टर्की के ऊपर ब्लैक सी की फॉर्म में। और फिर ये कैस्पियन सी है, इसको भी उसने डेवलप करना था। और अगर यहाँ पे वो इसको सिक्योर कर लेता है तो फिर ये यहाँ से वो मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो जाता है। मेडिटेरेनियन सी के जरिए वो अपनी जो ट्रेड है उसको यूरोप के जितने भी कंट्रीज है वहाँ पे कर सकता है। उसके अलावा ये रूट यहाँ से होता हुआ पर्शियन गल्फ, और फिर ये यहाँ पे इंडिया के न्यू दिल्ली तक पहुँच जाता है। मतलब सपोज ये इसका सारा रूट है, उसमें इसके रोड है और दूसरा सी लेन्स है। ये दो किस्म के इन्होंने रूट्स बनाए हुए हैं। उसके अलावा रेल, रोड और सी, ये तीन किस्म के जो पार्ट्स हैं, इन तीनों को वो कवर कर रहा है ये रूट। बेसिकली अगर हम देखें कि ईरान की इसमें रेलिवेंस क्या है, ईरान की एक तो चाबहार है, चाबहार की, इसके अलावा इसकी जो बंदर अब्बास पोर्ट है वो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदर अब्बास से बंदर अंजली तक ये रूट जाता है, उसके जरिए रोड के जरिए मिलता है दूसरे के साथ। और बंदर अंजली जो है यहाँ पे है, ये कैस्पियन सी के साथ, इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा है बंदर अंजली की। और यहाँ पे एक और पोर्ट है जो कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी के अक्रॉस में। तो इन तीनों पोर्ट्स को इस रूट ने कवर किया हुआ है। अच्छा, अगर ये ईरान इसको डेवलप कर लेता है, जो कि अभी ये प्रोसेस सारा रुका हुआ है क्योंकि इनके डिफरेंट उसमें रीजंस हैं। एक तो फंडिंग नहीं है, और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस आ चुके हैं इस सारे रूट के हवाले से। जितना भी इंस्टीट्यूट बना था इसको
मॉनिटर करने के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो वो फ्रेजाइल है, वो फंक्शनल नहीं है। अगर ये रूट सपोज करते हैं अगर ये डेवलप हो जाता है, तो फिर ये पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि जितनी भी ट्रेड है यहाँ से गुजरती है 85%, 1/3 जो ट्रेड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है होके। तो फिर ग्वादर पोर्ट उतनी ही रेलिवेंट रहेगी अगर ये रूट डेवलप हो जाता है। क्योंकि ग्राफिकली मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ताकि आपको ये समझा सकूं, जितने भी ये सी लेन्स है हमारी, ये हमारी ट्रेड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्वादर पोर्ट की इंपॉर्टेंस बेसिकली है ही सी लेन्स इसकी वजह से, क्योंकि ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी यहाँ से ये ट्रेड होती है हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिकली इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर विद रेफरेंस टू इंडिया इसको किस तरह कैश कर रहा है। कनेक्टिविटी विद द नेबरिंग स्टेट्स, इंडिया का बेसिकली मोटिव ये रहा है कि वो जितनी भी उसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ उसकी कनेक्टिविटी हो सके। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया की ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा कंपनी जो है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में काम कर रही हैं, ताकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं, ताकि कल को अगर इंडिया को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से अपने इंपोर्ट कर सके। और दूसरे नंबर पे इंडिया की जो लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी है वो क्या है, वो ये है कि अब हमने सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ देखना है, ईस्ट की तरफ देखना है, उसको हमने डेवलप करना है। उसको अब डेवलप करेंगे तो हमारी ट्रेड जो है वो उन रस्तों से होती हुई एक तो ये कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट उनकी हो जाएगी, और दूसरा जो स्ट्रेटजी बेसिकली यूएस की है कि चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना को इकोनॉमिकली वो कंटेन कर सकता है। और फिर यह है कि साउथ चाइना सी में भी इनकी टसल जा रही है, क्वाड अलायंस बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी भी बड़ी रेलिवेंट हो चुकी है। और फिर इंडिया ने 2012 में ही एक एग्रीमेंट कर लिया था कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का, कि अब हमने सेंट्रल एशिया को बेसिकली कनेक्ट करना है अपने आप को। अब इन्हीं रूट्स को, ये रूट्स जो है बेसिकली अब नहीं डेवलप हुए, जो मैंने पिछले ग्राफ में आपको बताए हैं। ये पुराने ज़माने में जब वो ईरान के ऊपर पहले पर्शिया था, ये उस टाइम एक डायनेस्टी रूल करती थी, सफाविड डायनेस्टी। उसके दौर में भी डिफरेंट ट्रेडर्स जो थे, इंडिया के ट्रेडर्स वहाँ से ट्रेड करते थे, और यूरोप, वहाँ से वो यूरोप भी जाते थे। मतलब ये है कि वो बड़ा इफेक्टिव रूट है। तो ये इसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, और इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जब ऊपर कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के होते हुए ये यूरोप और नीचे जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी ये कनेक्ट हो जाता है। अब इसके एडिशनल रूट्स भी हैं कुछ, उसमें आज़रबाईजान रूट है। वो बेसिकली ये जितने भी, अब इन रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके ऊपर अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये पूरे डेवलप नहीं हुए, इसलिए अब इनके ऊपर हम बात थोड़ी सी ब्रीफ ही करेंगे। और ये बेसिकली लेक्चर एज ए होल बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, तो इंशाल्लाह हम क्लासेस में इसको बड़ा कॉम्प्रीहेंसिव वे में डिस्कस भी करेंगे। तो चाबहार पोर्ट की बेसिकली डेवलपमेंट भी इंडिया की पॉलिसी थी, क्योंकि यहाँ पे चाइना ग्वादर को डेवलप कर रहा था, फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम चाबहार को डेवलप करते हैं। लेकिन अब वहाँ पे ये आ चुका है कि चाइना ने वहाँ पे भी उसको काउंटर बैलेंस कर दिया इंडिया को। जो नई डेवलपमेंट है, उन्होंने $400 बिलियन की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। तो चाबहार की जो पोटेंशियल है उसके ऊपर अगर हम बात करें, 85% जो उसका ट्रेड है उसको वो कवर करता है। बंदर अब्बास को अगर हम देखते हैं, वो 1000 जो टन्स ट्रेड है वहाँ पे, और जो होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल चाबहार का एज ए होल बहुत, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए वो सारी जो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ऑयल है वहाँ से गुजरता है, फिर ट्रेड होती है वहाँ से, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक और रूट है कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान रेलवे लिंक। रेलवे के जरिए ये रूट जो है वो लिंक हो रहा है इन तीनों कंट्रीज में, सेंट्रल कार्स में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के। ऑब्जेक्टिव ये है कि इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट टाइज। जो ट्रांसपोर्ट की टाइज हैं, कोई भी किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट हो, बेशक वो रेल से हो, रोड से हो या सी से हो, उसको इफेक्टिव बनाया जाए, उसको कॉस्टली ना हो ज़्यादा हो, ताकि जितना भी
वहाँ से इकोनॉमिक हो सके वो, ठीक है। तो उसके अलावा एक्सेस टू द इंटरनेशनल मार्केट तक एक्सेस हो, क्योंकि अब इंडिया भी मेड इन इंडिया की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरह चाइना ने काम किया था। अब वो नई नई मार्केट्स तलाश कर रहा है, तो इसलिए उसका भी ये मजबूरी भी है कि इसको वो डेवलप करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डेवलप नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशनल जो उन्होंने डेवलप किया था उसके लिए वो इतना फंक्शनल है ही नहीं। तो तीसरी बात यह कि उसको ट्रेड जो हो रही है वहां पे उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, और जो पॉलिसीज हैं जितने भी, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर डेवलप हो जाता है, जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे इसमें, उसको उनकी पॉलिसीज को हार्मोनाइज किया जाए, कि वो जितने भी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि वो इफेक्टिव हों, फ्रेंडली हों एक दूसरे के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इसको काउंटर बैलेंस कैसे कर सकता है। बेसिकली हमने पाकिस्तान का स्टांस लाजमी देना है। उसके लिए ये है कि पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट को के पोटेंशियल को इनहेंस करना, कि जो उसका पोटेंशियल है सी रूट्स के जरिए, कि जितनी भी ट्रेड वहां से, क्योंकि डीपेस्ट सी पोर्ट है ये ग्वादर, उसके पोटेंशियल को हमने जो है वो ग्रैब करना, उसको जो अनटैप्ड उसका पोटेंशियल है उसके ऊपर काम करना है विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड दूसरे जितने भी कंट्रीज अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा जितने भी INSTC के मेंबर्स हैं उनके साथ हमारी टाइज बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि अगर वो रूट भी डेवलप हो जाता है तो पाकिस्तान को उसका ड्यू शेयर मिल सके, पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूड हो सके। क्योंकि अब जो जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देख के बनती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक गेन्स, सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट हर स्टेट का एक होता है कि उसके ऊपर काम किया जाए। तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है, ओबोर जो है, BRI जो है, उसको प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके ऊपर तो बड़ा चाइना बड़ा अग्रेसिवली काम भी कर रहा है। उसके लिए उसके अलावा जितने भी फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है उसको हमने अपनी फेवर में देखना है, हमने उसको प्रोपेगेट इस तरह से करना है कि ये बन ही नहीं सकता, और ये बन सकता भी नहीं है, क्योंकि अगर ये बन सकता होता तो 2002 के ऊपर इससे काम हो रहा है, तो अब तक इसके ऊपर कोई मेजर डेवलप नहीं हो सकी। व्यूअर्स, ये बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टॉपिक है, इंशाल्लाह इसको हम मजीद अपनी क्लास में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।